हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, यहाँ पर हम लोग 11 से लेकर 15 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 10 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और इसमें क्या बोला गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ फॉर्म्ड ए 4 member कमेटी टू एग्जामिन द पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ठीक है, इस समिति का सदस्य कौन नहीं है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है और इसको अभी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्च में पढ़ लिया था। मार्च वाला जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्च वाली जो पीडीएफ है उसमें क्वेश्चन नंबर 90 आप लोग पढ़िएगा, तो उसमें ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम पैटर्न बदल रहा है। इंडियन बैंक का BSO का एग्जाम हुआ था, तो चीज़ें थोड़ा सा बदल रही हैं। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग इसकी मैंने दूसरे तरीके से की है और इसमें मैंने ये पूछा है कि हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी। इस कमेटी का जो 4 सदस्यीय लोगों की कमेटी बनाई गई है, उसका मेंबर कौन नहीं है। तो ये आप लोग तभी बता पाओगे जब आपको उनके चारों मेंबर का नाम पता होगा। ठीक है, क्वेश्चंस टफ किए जा रहे हैं थोड़ा सा BPS के द्वारा, तो हम लोग अपने पैटर्न को भी बदल रहे हैं और अपनी अप्रोचेस को बदल रहे हैं, क्वेश्चन के फ्रेमिंग के तरीकों को भी हम लोग बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ आप लोग। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप लोगों को आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे कि एग्जाम में आप लोगों को कुछ नया देखने को ना मिले, कुछ नए पैटर्न का क्वेश्चन ना मिले। सब कुछ से आप लोग एक बार रूबरू पहले से हो चुके रहो। इस तरीके से मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग खुद कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर पहले जानते हैं, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, रवि जालान इसका आंसर होगा। मतलब कि रवि जालान जी जो है वो इस 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्य नहीं है। ठीक है ना। अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो NPS और OPS वाला हिसाब किताब चल रहा है, न्यू पेंशन स्कीम और OPS ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो हमारा नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो हमारा ये हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। कौन कौन सी वो राज्य हैं, मार्च में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो आप लोग कमेंट करो, बताओ कि कौन कौन से राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि राज्य जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो पेंशन का सिस्टम है उस पर काम करेगी, उसको एग्जामिन करेगी और उसके बारे में जो सुझाव होगा वो गवर्नमेंट को देगी कि क्या क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 सदस्यीय कमेटी है और इस सब कमेटी में टोटल 4 सदस्य होंगे। ये कमेटी हेड किसके द्वारा की जाएगी पहले ये भी जान लेते हैं। ये मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ था 90 नंबर क्वेश्चन में, मार्च में। ठीक है, तो TV सोमनाथन, ये जानो पहले आप लोग। TV सोमनाथन जी जो हैं वो इस कमेटी को हेड करेंगे और TV सोमनाथन जी जो हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ये एक मेंबर हो गए कमेटी के, बाकी ऑप्शन में जो तीनों नाम दिए गए हैं ये सब के सब इस कमेटी के मेंबर हैं। TV सोमनाथन एक, बाकी दीपक मोहंती, एनी मैथ्यू और राधा चौहान, ये 3 लोग और यही 4 लोग इस कमेटी के मेंबर हैं। और इन 4 लोगों का नाम आपको पता रहेगा तभी आप बता पाओगे कि कौन इस कमेटी का मेंबर नहीं है। तो इसको नोट डाउन आप करिएगा। ठीक है, TV सोमनाथन जी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। दीपक मोहंती की अगर हम लोग बात करें तो दीपक मोहंती जी जो है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के चेयरमैन हैं। एनी मैथ्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेशल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है। राधा चौहान जी की अगर हम लोग बात करें तो राधा चौहान जी जो है वो सेक्रेटरी हैं किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। ठीक, ये कमेटी जो है पेंशन सिस्टम का रिव्यू करेगी, उस पर जांच करेगी, उसके बारे में अपने सुझाव, अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, रवि जालान जी जो हैं वो इस कमेटी के सदस्य नहीं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड डाटा इन अप्रैल 2023 फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, which of the following country or countries witnessed the sharpest decline as the FPI destinations from इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023 पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा हाल ही में अप्रैल 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23 में भारत के लिए FPI गंतव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किस देश में सबसे तेजी से गिरावट देखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस इसका आंसर हो जाएगा। मॉरिशस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। NSDL द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में नॉर्वे और सिंगापुर को इंडिया के लिए FPI डेस्टिनेशन का दर्जा मिला हुआ है, जबकि मॉरिशस के टोटल एसेट में गिरावट आई है।
मॉरिशस के टोटल एसेट अंडर कस्टडी, ठीक है, मॉरिशस के टोटल एसेट्स अंडर कस्टडी में लगभग 42% की गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2023 के एंड में ये ₹3.25 लाख करोड़ रहा, जबकि मार्च 2022 में ये ₹5.55 लाख करोड़ था। ठीक, नॉर्वे और सिंगापुर के एसेट अंडर कस्टडी में 13% और 5% की बढ़ोतरी देखी गई है क्रमशः, यानी कि नॉर्वे में 13, सिंगापुर में 5%, 15 नहीं 5%। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस को याद कर लेना होता है, जिसको आप याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इसमें अगर चीज़ें नहीं समझ में आई भी होंगी तो आप इसको याद कर लो। ठीक है, PDF में भी एक बार इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। SEBI has decided to establish the Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF) in the form of an alternative investment fund to act as a backdrop facility for the purpose of investment grade corporate debt securities during time of stress. What is the initial corpus of this corporate debt market development fund? क्वेश्चन बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेबी ने तनाव के समय में निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद के लिए एक पृष्ठभूमि सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष स्थापित करने का फैसला लिया है। इस कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की आरंभिक राशि की है। ठीक है, कुल मिलाकर सेबी के द्वारा एक कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड का गठन किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें यही पूछा गया है कि इस कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड की इनिशियल कॉर्पस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा बना दिया गया है, लेकिन मोटा मोटा इसका समराई यही है कि इस जो कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड है, इसका इनिशियल कॉर्पस क्या है और ये किसके द्वारा गठित किया गया, ये सेबी के द्वारा गठित किया गया। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलती है, कुछ आंसर से मिलती हैं, कुछ मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर जानते हैं, 3000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी, 3000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मार्च एंड में अभी सेबी बोर्ड मीटिंग हुई थी, सेबी के बोर्ड मीटिंग हुई थी मतलब, ठीक है, और मार्च एंड में, और इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड का गठन किया जाएगा। इनिशियल कॉर्पस 3000 करोड़ रुपए के साथ में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की फॉर्म में, फिर से सुनो आप लोग इस लाइन को, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की फॉर्म में 3000 करोड़ रुपए की इनिशियल कॉर्पस के साथ सेबी ने एक कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड यानी कि CDMDF के इस्टेब्लिशमेंट की घोषणा की। कब की? मार्च एंड में, जब सेबी बोर्ड की मीटिंग हुई थी उस दौरान। और ये जो कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड है, ये फंड नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा बैक्ड होगा। ठीक है, इसके माध्यम से मार्केट से डाउन टाइम के दौरान कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज की खरीद की जाएगी और फंड जनरेट किया जाएगा। इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजर कंपनी जो SBI म्यूचुअल फंड है, वो इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की प्राइमरी स्टेक होल्डर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया था, ये आप लोग याद रखना। सेबी की यहाँ पर बात हुई है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। माधवी पुरी बच जो है वो इसकी चेयरपर्सन हो जाएंगी, पहली महिला चेयरपर्सन है ये, 12 अप्रैल 1992। ठीक है, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इन ऑर्डर टू ऑफर इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू न्यू एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSMEs, which insurance company has recently partnered with Active.ai, an AI-powered enterprises SaaS प्लेटफॉर्म विद एम्बेडेड फाइनेंस ऑफरिंग। ठीक है, नए युग के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अपने बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में Active.ai के साथ में साझेदारी की है, जो कि एक एम्बेडेड वित्त प्रस्ताव के साथ AI संचालित उद्यम SaaS प्लेटफॉर्म है। ये बात हो रही है Active.ai की। Active.ai क्या है? एक एम्बेडेड वित्त प्रस्ताव के साथ AI संचालित उद्यम SaaS प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक, Active.ai
देख रहे हो ना आप लोग, Active.ai एम्बेडेड फिनेंस ऑफरिंग के साथ AI संचालित एक SaaS प्लेटफॉर्म है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Active.ai एम्बेडेड फिनेंस ऑफरिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एक SaaS प्लेटफॉर्म है। SaaS का मतलब हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक। तो इसी Active.ai के साथ में कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों किया हुआ है पार्टनरशिप? जिससे कि न्यू एज के MSMEs को अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ऑफर कर सके, इसलिए ये पार्टनरशिप किया हुआ है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, SaaS प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो इन सब चीज़ों में मतलब चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग समझो। तो इसका जो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ा सा लंबी इसलिए कर देता हूँ कि थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डायरेक्टली क्वेश्चन में यहीं पर खत्म कर देता है, पार्टनर विद Active.ai, तो आप लोग समझ ही नहीं पाते कि Active.ai है क्या। तो बेसिकली Active.ai एक प्रकार का AI पावर्ड इंटरप्राइजेस SaaS प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ में एम्बेडेड फाइनेंस ऑफरिंग मतलब है, ठीक है, उसके साथ में, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। क्योंकि कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। और इसके MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुरेश अग्रवाल इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। Active.ai की बात करेंगे तो Active.ai का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा और रघुनाथ सुब्रमण्यन ये इसके CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ डील एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड TPDDL एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB टू इनहेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए हाल ही में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में कितनी राशि के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और 150 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 150 करोड़ रुपीज़ ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। 150 करोड़ रुपए ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? दिल्ली में ग्रिड एनहेंसमेंट के लिए, जिससे कि पावर सप्लाई को और बेहतर किया जा सके, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर किया जा सके। और इसके साथ साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को $2 मिलियन और देगा, ठीक है, $2 मिलियन और देगा, जिससे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट किया जा सके। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए के पायलट प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना पैसा दिया गया, तो उस कंडीशन में आंसर होगा $2 मिलियन। और अगर ये पूछा जाएगा कि इनहेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिल्ली, तो उस कंडीशन में आंसर होगा 150 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। और ये 150 करोड़ रुपए इसको दिया जाएगा, मिलेगा। इससे क्या होगा? इससे ग्रिड इन्हेंसमेंट किया जाएगा दिल्ली में, जिससे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है ये आप लोग रिकॉल करोगे, इसका चेयरपर्सन कौन है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद सिटी बैंक टू प्रोवाइड a $125 million फंडिंग टू व्हिच बैंक टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने हाल ही में किस बैंक को भारत में कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए $125 मिलियन का वित्त पोषण प्रदान करने के लिए सिटी बैंक के साथ में साझेदारी की है? ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इसमें पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक इसका आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक इसका आंसर होगा। JICA और सिटी बैंक, ये दोनों नाम याद रखो। JICA और सिटी बैंक ने पार्टनरशिप किया। क्यों पार्टनरशिप किया? जिससे कि पार्टनरशिप इसलिए किया जिससे कि $125 मिलियन का सपोर्ट इंडसइंड बैंक को दिया जा सके। मतलब कि JICA और सिटी बैंक इन दोनों लोगों ने पार्टनरशिप किया हुआ है इंडसइंड बैंक को $125 मिलियन का फंड देने के लिए, ठीक है। तो ये दो बैंक यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, सिटी बैंक और इंडसइंड बैंक। तो JICA और सिटी बैंक ने पार्टनरशिप किया हुआ है 125 मिलियन की फंडिंग इंडसइंड बैंक को देने के लिए। और इंडसइंड बैंक जो है इन पैसों से
इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर को फाइनेंस करेगा। मतलब ये पैसे लेने के बाद में ये जो पैसे 125 मिलियन का फंडिंग इंडसइंड बैंक को जीका और सिटी बैंक के पार्टनरशिप के बाद मिलेगा, इन पैसों को इंडसइंड बैंक इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए, ऋण देने के लिए फिर से इसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है ना। जीका के द्वारा इसमें कितना पैसा दिया गया? जीका के द्वारा 13 मिलियन, ठीक है ना, जीका के द्वारा 13 मिलियन जैपनीज येन दिया गया। ये जैपनीज येन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैपनीज येन दिया गया, ये इतना अमाउंट हो गया। और सिटी बैंक के द्वारा टोटल 30 मिलियन जैपनीज येन का सपोर्ट दिया गया। 13 और 30 इन दोनों को जब मिला लोगे तो इंडियन उसमें यूएसडी में 125 मिलियन यूएसडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये इसका आंसर होगा। और ऑप्शन में ये जो भी बैंकें दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, ठीक है, और इनकी टैग लाइन्स आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करोगे। और हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए कॉफी टेबल बुक टाइटल्ड द बैंकर टू एवरी इंडियन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक? इस नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसे आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा, एसबीआई इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एसबीआई इसका आंसर होगा, वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेगा। नेक्स्ट, हु इज द को ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीए स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन अलॉन्ग विद सब्यसाची दास? सब्यसाची दास के साथ द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीए स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक के सह लेखक कौन है? ये किताब का नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरीज, एनपीए स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशंस। ठीक है, ये किताब का नाम है। इसके एक राइटर सब्यसाची दास हैं, दूसरा को ऑथर कौन है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पत्ताभी राम, ऑप्शन नंबर बी। पत्ताभी राम, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस किताब में 1947 में भारत की आज़ादी के बाद अब तक टोटल हुए 11 बड़े स्कैम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। रूपा पब्लिकेशन के द्वारा ये किताब पब्लिश की गई है। नेक्स्ट, सेबी हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इट्स न्यू लोगो विद द मॉडर्न डिज़ाइन ऑन इट्स 35th फाउंडेशन डे। ऑन विच डे इट्स 35th फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? सेबी ने हाल ही में अपने 35वें स्थापना दिवस पर आधुनिक डिज़ाइन के साथ में अपने नए लोगों का अनावरण किया है। और सेबी का 35वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया, ये इसमें पूछा गया है। अभी सेबी का जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था, 35वां फाउंडेशन डे था ये। ठीक है ना। इस अवसर पर सेबी ने अपना नया लोगो मॉडर्न डिजाइन के साथ में लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो सेबी का जो 35वां फाउंडेशन डे था ये किस तारीख को सेलिब्रेट किया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर ए। 12 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 12 अप्रैल 2023 को सेबी ने अपना 35वां, ये याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, तो 35वां था। 12 अप्रैल 2023 को सेबी ने अपना 35वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और इस मौके पर सेबी ने अपने नए लोगों का भी अनावरण किया। माधवी पुरीबज जो कि सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है, इन्होंने इस लोगो का अनावरण किया था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 की हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और इसको जो स्टैट्यूटरी पावर जो इसे मिला हुआ था ये 1992 में मिला हुआ था। तो इन दोनों ईयर्स में कन्फ्यूजन नहीं होना। स्थापना 1988 में हुई थी और स्टैट्यूटरी पावर जो इसे मिला था वो 1992 में मिला हुआ था। ठीक, तो ये सेबी मतलब इससे रिलेटेड ये मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताई गई। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था, लोगो नया डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा लोगों का अनावरण किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bank has recently signed the Master Interbank Credit Agreement with Export-Import Bank of Korea for a $300 million line of credit? किस बैंक ने हाल ही में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए मास्टर इंटरबैंक क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। दोनों संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। क्योंकि HDFC बैंक इसका आंसर है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जानते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। शशधर जगदीशन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी।
ऑप्शन में जो और ये बैंकें दी गई हैं इनकी टैगलाइन वगैरह आप लोग रिकॉल करते हुए चलोगे और हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Which bank has recently tied up with NPCI Bharat Bill Pay Limited for cross-border bill payments for the Indian diaspora in Oman? किस बैंक ने हाल ही में ओमान में भारतीय डायस्पोरा के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ में करार किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत बिल पे पेमेंट सिस्टम्स BBPS के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट की सुविधा करने वाली इंडिया की पहली पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई है कैनरा बैंक इस टाइप के बाद, ठीक है ना। NRIs इस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने फैमिलीज के बिहाफ पर बिल पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा गया था, विच बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विद NPCI भारत बिल पे लिमिटेड फॉर क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट, ठीक ना। क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट के लिए ओमान में इंडियन डायस्पोरा के लिए क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विसेज के लिए किस बैंक ने NPCI भारत बिल पे के साथ में मतलब टाई अप किया हुआ था, तो कैनरा बैंक इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऐसा करने वाली पहली पब्लिक सेक्टर की बैंक बनी हुई है कैनरा बैंक। तो अगर कोई चीज़ पहले होती है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जितने भी बैंक की दी गई हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग रिकॉल करते हुए चलोगे। नेक्स्ट, Which bank has recently launched India's first voice biometric authentication for logging into its mobile banking app? ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। किस बैंक ने हाल ही में अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करने के लिए भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। अभी इसी तरीके से वर्नाकुलर ऐप के लिए हेलो जीवन को अवार्ड मिला हुआ था ना। तो कौन सा अवार्ड हेलो जीवन को मिला था ये आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हेलो जीवन को किस लिए और कौन सा अवार्ड मिला था, ये पढ़ाया जा चुका है। ये रिकॉल करो आप लोग इसी समय पे। और ये भी इंडिया का फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है फॉर लॉगिंग इनटू इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो इसको भी अवार्ड वगैरह मिलने के चांसेस हैं, अच्छा चांस है। इसका आंसर जानते हैं, तो सिटी यूनियन बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। वॉइस बायोमेट्रिक जो है ये चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी काइजेन सिक्योर वॉइस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। और सिटी यूनियन बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सिटी यूनियन बैंक ने अभी हाल ही में इंडिया का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। किसके लिए, लॉगिन इनटू इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो सिटी यूनियन बैंक ने अभी हाल ही में अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करने के लिए इंडिया का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉन्च किया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप लोग याद रखना। और बैंकें जो हैं ये ऑप्शन में हेडक्वार्टर वगैरह में बोला ना कि चीज़ें रिकॉल करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं बार बार बोलता भी रहता हूँ, याद कराता रहता हूँ, याद कर लिया करो एग्जाम के टाइम पर ना, समझ में आएंगी चीज़ें। अगर वो चीज़ मतलब अभी बताई जा रही है और नहीं करोगे तो फिर मतलब उस टाइम पे आपको बुरा लगेगा। इसीलिए जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको करते हुए आप लोग चला करो, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। हु हैज़ रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा संजय अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संजय अग्रवाल इसका आंसर हो जाएगा। 19 अप्रैल 2023 19 अप्रैल 2023 19 अप्रैल 2023 से अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से बढ़ा दिया गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है तो जयपुर राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं और 15 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट ईयर 2022 में GBO एग्रीकल्चरल ऑफिसर और स्केल 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। जो भी मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला हुआ था, जो भी मेरे पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, उन पर ही बेस्ड है ये कि लास्ट ईयर किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उनको भी हम लोग जानते हैं, जिससे कि हमको तैयारी करने में और थोड़ा सा मदद मिलेगी। तो उसमें लास्ट ईयर प्राइवेट बैंक स्कीम, प्राइवेट बैंक का मर्जर और एक्विजिशन जो था उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आया था। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, जो भी हम लोग लगातार अपने वीडियोस में मतलब पढ़ाई करेंगे, उसमें प्राइवेट बैंक से रिलेटेड जो भी स्कीम्स रहेंगी, जो भी प्राइवेट बैंक का मर्जर हुआ रहेगा, एक्विजिशन वगैरह रहेगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। RBI न्यूज़ और
आरबीआई का जो रिपोर्ट था वो भी आया हुआ था। लास्ट ईयर आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी, आरबीआई के जो भी पॉइंट थे और जो भी आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी वो भी आया था और काफ़ी डीप में आया था। तो वो सब भी हम लोग यहाँ पर इस बार कवर कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में और अपने पीडीएफ में। तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह को, इन सारी चीज़ों को हम छोड़ेंगे नहीं। लास्ट ईयर क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार भी हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि आरबीआई न्यूज़ और रिपोर्ट्स ये आया हुआ था। बैंक का क्या भी शेयर है, जैसे कोई बैंक होती है, उसका किसी भी बैंक में कितना शेयर है, कितनी सेल परचेज करती है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी टॉपिक आए हुए थे, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। सिडबी से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, ठीक है, सिडबी से रिलेटेड जो सिडबी की गाइडलाइंस आती हैं, जो सिडबी से सर्कुलर वगैरह आते हैं, ठीक है ना, या सिडबी का कुछ और न्यूज़ होती है, तो वो भी आई हुई थी। तो उसको भी हमको इस बार पढ़ना है और वो मैं ऑलरेडी कवर भी कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में और पीडीएफ में भी। काफ़ी डीप में जाकर मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो इसको भी हमको कवर करते हुए चलना है, कहीं पर कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ते चल रहेंगे, ठीक है। और पढ़ना ज़रूरी भी है क्योंकि क्वेश्चंस डीप में पूछे जा रहे थे लास्ट ईयर, तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, आरबीआई की जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम भी पूछा गया था, ठीक है ना। आरबीआई जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वो भी पूछा गया था, ठीक है। और इससे रिपोर्ट्स की, जैसे कुछ भी रिपोर्ट आरबीआई जारी करे तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, फैक्चुअल पॉइंट जो होते हैं वो भी हमारा पूछा गया था। तो ऑप्शन इस तरीके से दिया गया था कि जैसे आरबीआई ने कोई एक रिपोर्ट जारी की और उसके 4 6 7 8 10 उसमें कुछ फैक्ट हैं, तो पहले फैक्ट को ऑप्शन ए में डाल दिया, दूसरे फैक्ट को ऑप्शन बी में डाल दिया, तीसरे फैक्ट को ऑप्शन सी में डाल दिया, चौथे फैक्ट को ऑप्शन डी में डाल दिया, या जितने भी ऑप्शन बनाएंगे इस तरीके से एक एक फैक्ट को ऑप्शन में डाल दिया। उसके बाद में जो आंसर पूछा था कि उसमें ये पूछा था कि एज पर दिस रिपोर्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आर बी करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी ऑल करेक्ट। इस तरीके से ना क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, मतलब कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बना दिया गया था, थोड़ा सा डीप में जाके पूछा था। और वो वही लोग कर पाते जो कि आरबीआई की रिपोर्ट को अच्छे से पढ़े हुए थे। तो मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूँ कि जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ, जो भी पीडीएफ में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू की फॉर्मेट में ही करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में अगर करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर लेंदी करेंगे, तो जो भी किसी भी रिपोर्ट का या किसी भी गाइडलाइंस के पॉइंट होंगे उसको ऑप्शन में दे देंगे और उसके बाद पूछेंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ करेक्ट, आइदर नाइदर ए नाइदर बी करेक्ट। इस तरीके से ना, जैसे सिलॉक्स वगैरह में हम लोग करते हैं, इस तरीके से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी आया था, उसको भी हम लोग कवर करेंगे और कर ही रहे हैं। तो बस ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी हम लोगों को तैयार रहना है। और स्टैटिक का बड़ा हुआ बनाया था लास्ट ईयर, जब हम कोर्स सेल कर रहे थे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आई थी कि सर स्टैटिक का बताओ, स्टैटिक का बताओ, स्टैटिक का बताओ। और स्टैटिक के लिए मैं बार बार बोलता था कि स्टैटिक के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसा लास्ट ईयर हुआ भी था। स्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। हमेशा मैं अपने वीडियोज़ में बोलता रहता था कि स्टैटिक का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो स्टैटिक का क्वेश्चन आया ही नहीं था। और स्टैटिक जो पूछते भी है ना, जो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक बनता है तो वो पूछते हैं, और वो मैं अपने वीडियोज़ में कवर करता हुआ चलता हूँ। तो स्टैटिक के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं लास्ट ईयर को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और उतना वो पूछते नहीं, करंट में ही इतनी न्यूज़ मिल जाती है उनको, स्टैटिक तक उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दो चार क्वेश्चन अगर स्टैटिक से बनते हैं तो वो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से स्टैटिक बना देते हैं, और वो मैं अपने वीडियोज़ में कवर कवर करते हुए चलता हूँ। आरबीआई के सर्कुलर पूछे गए थे, काफ़ी डीप में आरबीआई के सर्कुलर पूछे गए थे और उसके फैक्ट वगैरह भी आया था। तो आरबीआई के सर्कुलर हम लोग लगातार कवर करते हुए आ रहे हैं। आरबीआई कहता है नाम से एक सीरीज़ हम लोग चलाते हैं। आरबीआई कहता है नाम से एक हमारी सीरीज चलती है। पीडीएफ में एक अलग सेक्शन ही आप लोगों को मिलता है कि आरबीआई कहता है, वहाँ पर हम लोग आरबीआई के सारे सर्कुलर डिस्कस करते हैं। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी करो, स्केल 2 स्केल 3 जीबीओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, या फिर जो अपना मणिपाल वगैरह के आते हैं, या जैसे इंडियन बैंक वगैरह का आ गया, या और भी जो दूसरी बैंकें होती हैं, ठीक है, उसमें आरबीआई का सर्कुलर पूछा जाता है और उसकी फ्रेमिंग अलग अलग तरीके से कर देते हैं। तो फैक्ट जो होते हैं उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्केल 3 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो डाटा बेस्ड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो डाटा भी मैं अपने पीडीएफ में कवर करता हूँ, तो वो भी आप लोगों को वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार भी कंटेंट बनाया जा रहा है।
तो और ये बता मैं इसलिए बार बार रहा हूँ, हर वीडियो में इसको इसीलिए बताता रहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को इस तरीके से करो। लास्ट ईयर का जो चीज़ें पूछी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो बेसिक कंटेंट होगा ना वो तो वही रहेगा। तो जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते रहो, याद करो, तो 4-10 बार पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होगा। ठीक है। जीडीपी की बात करें हम लोग, तो जीडीपी का भी बड़ा हुआ हुआ था। और जीडीपी जनरली हम लोग मतलब ये सोचते हैं कि स्केल 1 स्केल 2 और स्केल 1 और स्केल 2 में ही आएगा, क्लियरिकल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो जीडीपी पूछा गया था वो स्केल 3 के एग्जाम में पूछ लिया गया था, जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। और स्केल 3 के एग्जाम में जीडीपी के क्वेश्चन नहीं पूछने की उम्मीद थी मुझे, लेकिन उन्होंने पूछा था। तो जीडीपी हम कवर करेंगे। नॉर्मली स्केल 2 में और पीओ क्लर्क में ही जीडीपी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर स्केल 3 में भी आया था। तो कोई बात नहीं, जीडीपी की हम लोग पढ़ेंगे, उसको ध्यान में अपने रखेंगे, जीडीपी भी हम लोग लगातार पढ़ते हुए रहेंगे। एक चीज़ जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन के ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना, उससे 2-3 महीने तक की ही जीडीपी पूछी जाती है, उससे बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं पूछी जाती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो जीडीपी का रिलेटेड जो वीडियोस होगा उसको मैं एग्जाम से पहले एक बार अपडेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस हिसाब से हमको जीडीपी के क्वेश्चंस को टैकल करना होगा, बहुत ज़्यादा साल भर का नहीं करना है कि अगर हमको सितंबर में एग्जाम है तो जनवरी की जीडीपी नहीं, तब तक तो बदल जाएगी सितंबर आते आते। तो लास्ट में एक कंपाइल करके ना एक लेटेस्ट जो अपडेटेड वर्जन होता है जीडीपी का, जो जीडीपी प्रेडिक्शंस होता है उसको आपको प्रोवाइड में करता हूँ। और पीडीएफ में भी रहता है, वीडियोज़ में भी रहता है। तो जीडीपी से रिलेटेड भी चीज़ों को हमको कवर करना है। अब स्केल 3 में इस बार लास्ट ईयर पूछ लिया गया था, तो फिर मतलब स्केल 2 और आगे पूछ ही सकते हैं, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, जीडीपी हम लोग करेंगे। आईआरडीएआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो भी पूछी गई थी, उसको भी हमको पढ़ना ही पढ़ना, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कैबिनेट के जो अप्रूवल होते हैं जहाँ पर बैंकिंग इन्वॉल्वमेंट होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो सब चीज़ हम भी करेंगे। लास्ट ईयर लोन अमाउंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये हमेशा से पूछे जाए, लास्ट टू लास्ट ईयर भी लोन अमाउंट से पूछे गए थे। तो लोन अमाउंट को भी हम नहीं छोड़ सकते। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसको किसको कितना लोन दिया गया, आईएमएफ के द्वारा किसको कितना लोन दिया गया, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन दिया गया, उसमें से कितना लोन भारत सरकार वियर करेगी, कितना लोन स्टेट गवर्नमेंट वियर करेगी। तो ये भी पूछा गया था और ये इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसको भी मैं अपने पीडीएफ में अपनी वीडियोस में लगातार कवर कर रहा हूँ। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि लोन अमाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, तो वो भी हम लोग करेंगे। लास्ट ईयर जीएसटी इनवाइसिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जीएसटी ई इनवाइसिंग से रिलेटेड जो भी होता है कि चालान वालान कब बनता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग कवर करते हैं और ये भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। अगर आप स्केल 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और कवर करते हुए ही चलेंगे। ठीक है। और डाटा का खेल ज़्यादा होता है, स्केल 3 का जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर डाटा ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो हमेशा से पूछी गई हैं, जो पैटर्न रहा है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी तैयारी करनी है। और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे मिले हुए थे लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, उनका मेमोरी बेस्ड है ये, उनसे लेके मुझे उनसे क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन लेके मुझे पता चला कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चंस अपने वीडियोज़ में और पीडीएफ में भी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो भी हमारा कोर्स है उसमें देखने को मिलेगा। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई इनको सबको ध्यान में रखो। यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो इसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है, और बिल्कुल इसी हिसाब से हमने अपना कोर्स का जो डिज़ाइन है वो किया हुआ है।